Hello students, our today's topic is इमेजिनरी होमलैंड्स बाय सलमान रश्दी। इमेजिनरी होमलैंड पढ़ेंगे, सलमान रश्दी ने लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे थोड़ा सलमान रश्दी के बारे में। सर अहमद सलमान रश्दी, बोर्न 19 जून 1947, इज़ एन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट। सर अहमद सलमान रश्दी जो थे वो इंडिया में इनका बर्थ प्लेस था और ये डायस्पोरिक राइटर थे, इसलिए ये जो थे माइग्रेंट किया था इन्होंने और ये ब्रिटेन में जाकर के रहने लग गए थे। हिज सेकेंड नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981 वॉन द बुकर प्राइज़ इन 1981। इनका जो सेकेंड नॉवल था मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981 में, इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था 1981 में ही, जो कि नेक्स्ट टू नोबेल प्राइज़ होता है। थोड़ी सी कम वैल्यू होती है इसकी नोबेल प्राइज़ से। His work, The Satanic Verses, raises a storm of controversy among the Orthodox Muslims। इनका जो वर्क था सैटेनिक वर्सेस बहुत ही कंट्रोवर्सी का कारण रहा था इनके ज़िंदगी में। इस वर्क में इन्होंने एक अपोजिट स्टेटमेंट दी थी मुस्लिम्स के अगेंस्ट, इसलिए जितने भी कट्टर मुस्लिम थे वो इनके अगेंस्ट हो गए थे, कंट्रोवर्सी में ही आ गए थे। मुस्लिम कंट्रीज issued fatwa against him and he ran to foreign country for his life। तो मुस्लिम कंट्रीज़ ने इनके अगेंस्ट एक फ़तवा जारी कर दिया था। फ़तवा होता है डेथ वारंट, तो इसलिए ये उससे बचने के लिए हमेशा के लिए फ़ौरन चले गए। हिज वर्क्स आर बेस्ड ऑन द ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर एंड डायस्पोरिक प्रॉब्लम्स। इनके वर्क्स में आप ऑलवेज देखोगे, इनके वर्क्स में डायस्पोरिक प्रॉब्लम्स मिलेंगी। जो माइग्रेंट पीपल्स होते हैं, जो फॉरेन एरियाज़ में जा कर के रहते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और इनके वर्क्स में आप साथ साथ देखेंगे कि ईस्ट और वेस्ट का एनकाउंटर देखेंगे। एनकाउंटर मीन्स कि आमना सामना, कि दोनों को साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड आप देखेंगे, दोनों की झलक आपको दिखलाई देगी। इमेजिनरी होमलैंड्स। Imaginary Homelands is an essay taken from Rushdie's collection of essay titled Imaginary Homeland। Imaginary Homeland एक ऐसे है, इनकी एक बुक है Imaginary Homeland, जो कि एक कलेक्शन ऑफ एसेज हैं। उसी में से एक ऐसे है Imaginary Homeland, written during 1981 to 1991। This essay presents an anti-essentialist view of place based on personal experience It also describes the past present memories of Rushdie। अब इनके वर्क्स में आप देखेंगे कि ये एंटी एसेंशियलिस्ट व्यू ऑफ प्लेस जो है प्रेजेंट करते हैं, कि प्लेस डजेंट मैटर। ये कहना चाहते हैं कि अगर जो डायस्पोरिक पीपल्स हैं जो वहाँ जा कर के रहते हैं विदेश में, उनके लिए कहते हैं कि उनको एक एडवाइस देते हैं या कह दो कि कंसोल करते हैं कि प्लेस इज़ंट इम्पॉर्टेंट, कि प्लेस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। और ये अपने साथ साथ पास्ट और प्रेजेंट मेमोरीज को भी अपने वर्क्स में शो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, द एसे ऑल्सो डिस्क्राइब्स डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल, सोशल एंड लिटरेरी टॉपिक्स। अब इनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ साथ ये ऐसे डिस्क्राइब करता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे लिटरेरी टॉपिक्स हो। ये सारे टॉपिक्स आप उसमें देखेंगे इनके वर्क्स में। All essays are based on Rushdie's contemporary time scenario। इनके सारे ऐसे बेस्ड हैं इनके कंटेम्प्रेरी टाइम सिनेरियो पे, कि जो इनके टाइम में चल रहा था सोसाइटी में, वो उस सारे काल की जो है झलक इनके वर्क्स में देखने को मिलती है। दिस बुक नाइसली कलेक्टेड द कंट्रोवर्शियल इशूज़ ऑफ द डेकेड। अब इस बुक में बहुत अच्छे से इन्होंने कलेक्ट किया है जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ चल रहे थे उस टाइम, जितने भी कंट्रोवर्सीज आ रही थी, विवाद चल रहे थे, वो सभी इनके एसेज में आप देखेंगे। इन दोज डेज इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन दिनों इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। द बुक इज़ एन इनकम्प्लीट पर्सनल व्यू ऑफ द इंटरगेनम ऑफ 1198, not all of whose symptoms it has to be said were morbid। उस टाइम के आप देखेंगे कि इनके पर्सनल व्यूज़ देखेंगे इनके एसेज में, जो कि इनकम्प्लीट हैं, और सिम्टम्स देखेंगे कि उस टाइम सोसाइटी में क्या चल रहा था। It is clearly said that all the personal views that may be or may not be completely right according to him, Gramsci stated। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि इनके पर्सनल व्यूज़ हैं
ये क्लियरली बताते हैं कि इनके पर्सनल व्यूज़ हैं इनके वर्क्स में, मे बी और मे नॉट बी कम्प्लीटली राइट। कहते हैं कि मेरे जितने भी व्यूज़ हैं मेरे पर्सनल हैं, हो सकता है वो सही है या नहीं है। ये अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, चाहे वो धर्म पर हो, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, सोशल हो, लिटरेरी हो, सभी इश्यूज़ पे इनके पर्सनल व्यूज़ हैं। ये यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि ये कहीं से भी कोई सोर्स नहीं है इनका, कि ये इनको जितना कि याद रहा उस टाइम, ये अपनी मेमोरीज़ को जो है सोर्स बना करके लिख रहे हैं। तो ग्रामसी इस बारे में कहते हैं, ग्रामसी स्टेटेड द ओल्ड वॉज डाइंग एंड येट न्यू कुडेंट बी बॉर्न। की सिचुएशन ऐसी थी कि ओल्ड जो था वो डाइंग, मतलब कि वो धीरे धीरे डिमोलिश हो रहा था, बट नया कुछ भी जो था क्रिएट नहीं हो रहा था। द सीड्स ऑफ इमेजिनरी होमलैंड्स वर सोन इन द इंडो एंग्लिकन सेमिनार इन लंडन वेयर माइटी पेन्स ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स वर प्रेजेंट। अब ये इमेजिनरी होमलैंड के बीज जो थे वो इंडो एंग्लिकन सेमिनार में बोए गए थे। वहाँ पर एक सेमिनार हुआ था इंडो एंग्लिकन, इंडिया और इंग्लैंड का था, जो कि लंदन में हुआ था। तो वहाँ पर इसके बीज जो थे बोए गए थे। वेयर माइटी पेन्स ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग वर प्रेजेंट, जहाँ की बहुत ही अच्छे राइटर्स प्रेजेंट थे, इंडिया के इंडियन इंग्लिश राइटर थे, जो कि डायस्पोरिक राइटर भी होते हैं। रश्दी वॉज एक्साइटेड टू लिसन टू दैम, बहुत एक्साइटेड थे रश्दी उनको सुनने के लिए। दिस essay was written after the publication of Midnight Children। Midnight Children इनका सेकेंड नॉवल था जो हमने पहले डिस्कस किया है। इसके बाद जस्ट बाद इमेजिनरी होमलैंड ऐसे इन्होंने लिखा था। दिस नेवर वॉज वेल रिस्पॉन्डेड इन वेस्टर्न कंट्रीज़। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला था इसको, बट इंडियन इट वॉज रिजेक्टेड बाय द इंडियन। ये इंडियंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था एंड इट वॉज रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डायस्पोरिक राइटर टू द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन टू एक्सेप्ट हिम। अब इस वर्क में जब आप ये ऐसे पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक डायस्पोरिक राइटर की एक रिक्वेस्ट है लोगों से कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, कि उसके अस्तित्व, उसके एग्जिस्टेंस को लोग मानें। इमेजिनरी होमलैंड्स इज़ ऑल अबाउट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग नोवेयर। यहाँ डायस्पोरिक एलिमेंट देखते हैं हम, इसमें उनकी एक फीलिंग दिखती है जिसमें कि उनकी फीलिंग है कि बिलोंगिंग नोवेयर, कि वो कहीं बिलोंग नहीं करते, ना वो इंडिया के रहे और ना वो जो है वहाँ पर अपना इस्टेब्लिशमेंट कर पाए फॉरेन कंट्री में। द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ऑलवेज रिमेन देयर, हमेशा उनके जो है अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, क्योंकि वो मार्जिनलाइज्ड हैं वहाँ पर। देयर इन हिज माइंड विच गॉट रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क, जो राइटर के मन में होता है उसकी झलक साफ दिखाई पड़ती है उनके वर्क्स में। तो आप देख सकते हैं कि उनमें एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, कि उनकी पहचान क्या है। हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑलवेज अ मेंबर ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। उनके लाइफ के एक्सपीरियंस ऑलवेज ऐसे रहे कि वो हमेशा एक मार्जिनलाइज्ड, ऐसे लोग जो हाशिए पर होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, उस ग्रुप से बिलोंग करते रहे। ये एज अ मेंबर ऑफ इंडियन मुस्लिम फैमिली इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे में थे, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, तब भी वो मार्जिनलाइज्ड थे। देन एज पाकिस्तानी भी उन्होंने यही फील किया, एंड एज प्रेजेंट टाइम एज ब्रिटिश एशियन, अब वो ब्रिटिश में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है उनकी, वहाँ रहते हैं, लेकिन एशियन है इसलिए वो वहाँ पर भी मार्जिनलाइज्ड हैं, हाशिए पर हैं, वहाँ भी उनका कोई अपना बिलोंगिंगनेस नहीं है। दस देयर इज़ नॉट अ फिक्स आइडेंटिटी रूट विच ही कैन क्लेम, उनकी कोई पहचान नहीं है जिसको कि वो क्लेम कर सके। इवन इन ब्रिटेन ही इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कंट्री, उनको ब्रिटेन में भी ब्रिटेन की कंट्री का मेंबर नहीं माना गया। हिज एक्सपीरियंस इज़ नो बेटर एज ही रोट इन हिज एसे टाइटल्ड न्यू एम्पायर विद इन न्यू ब्रिटेन। तो इनके एक्सपीरियंस उससे अच्छे नहीं रहे जैसा एक्सपीरियंस इन्होंने अपने एक ऐसे में लिखा है जिसका नाम है न्यू एम्पायर विद इन न्यू ब्रिटेन। इमेजिनरी होमलैंड इज़ ऑल अबाउट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग नोवेयर। ये हमने डिस्कस किया है कि इनकी एक फीलिंग है कि ही बिलोंग्स
to nowhere, the feeling of insecurity always remained there in his mind, which got reflected in his work. वो always insecurity की feeling रहती है उनके वर्क्स में, जो कि साफ दिखाई देती है. तो वो always हाशिया पर रहें एज अ मेंबर ऑफ, ये रिपीट हो गई है कुछ लाइन्स. कंक्लूशन है, अ वर्क ऑफ लिटरेचर इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग. अब ये कहते हैं कि जो भी एक वर्क ऑफ लिटरेचर होता है, एक पीस ऑफ आर्ट होता है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, उसमें राइटर एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को, बट इट डजंट मीन टू फोर्स हिम टू लीव द कंट्री. लेकिन ये सारी चीज़ें उसे किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करती कि वो अपनी कंट्री छोड़ दे. वी इंडियंस रियली नीड टू अंडरस्टैंड it that the freedom of thinking can be bring better in life in society by the writer and free thinkers like सलमान रश्दी. ये कह सकते हैं हम लोग कि एक फ्रीडम ऑफ थिंकिंग जो है वो एक राइटर जो है वो सोसाइटी में ला सकता है, समाज में ला सकता है. फ्री थिंकर जो होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि हर कोई जो है फ्रीली सोच सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. It is the limitation of the diasporic writer that they were protesting what they really want to be. अब ये लिमिटेशन इनकी एक कमी रहती है डायस्पोरिक राइटर्स की कि वो प्रोटेस्ट करते हैं. What they really want is to be accepted as an human being. अब जो है उनको as an human being acceptance जो है वो मांग करते हैं इस चीज़ की. They need little more freedom of expression. वो चाहते हैं कि उनको एक्सप्रेशन की थोड़ी और आज़ादी हो, कि वो फ्रीली एक्सेप्ट कर सकें. And we have to accept them as they belong to somewhere. एंड इसमें एक रिक्वेस्ट है सलमान रश्दी की कि वो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सभी कॉमन मैन से, कि हम सभी उनको एक्सेप्ट करें एज ह्यूमन बीइंग, कि दे बिलोंग टू समवेयर. इस ऐसे में ओवरऑल हमने जो देखा है कि इसमें इश्यूज़ हैं उनकी एज डायस्पोरिक प्रॉब्लम्स हैं. एज अ डायस्पोरिक राइटर उनके एक्सपीरियंसेस दिखते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी. प्रॉब्लम्स थी उनकी प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी, कि वो उनकी पहचान क्या है, फ्रॉम वेयर डू ही बिलोंग, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं. और मार्जिनलाइजेशन भी उनकी प्रॉब्लम रही बहुत बड़ी. और एक जो इसमें एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कहते हैं कि असेंशियलिस्ट व्यू ऑफ प्लेस, एंटी असेंशियलिस्ट व्यू ऑफ प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है इनका इस ऐसे में. तो इसी के साथ आज का जो है लेक्चर समअप करते हैं. विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.